प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर आप सभी मेरे साथ आज से देख पाएंगे रीट की आपका क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में आज मैं आपको कराने वाली हूँ मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। देखिए, आज से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो गया है। जैसे कि आपको बताया भी गया था कि यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा। सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि आपको कंटेंट भी यहाँ पर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीपी बाय टीपी पर दी जाएगी। तो एक बार फटाफट से जल्दी से सभी परीक्षार्थी लोग लाइव आ जाएंगे और लाइव आते ही देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। जैसा कि रीट में बताया भी क्या है कि रीट के एग्जाम में जो आपका प्री का एग्जाम है इसके अंदर आपके 5 ऑप्शंस होंगे, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है अनआंसर्ड का, जहां पर जिन बच्चों को आंसर नहीं देना है तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि आंसर नहीं देना है तो उस ऑप्शन को क्लिक करो। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थी कि मैम जो ये 5th ऑप्शन होता है अनआंसर्ड का, इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए मैं आपको ये रीड के प्रश्नों के साथ आपको कंटेंट के साथ पढ़ाने वाली हूँ। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा और पहले टॉपिक में मैं आपको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान कैसे आया, मनोविज्ञान के फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी क्लास देखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और हम चलते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप मोटिवेटेड होते हैं तो आपको ज्यादा पढ़ने का मन करता है, आप ज्यादा रेडी होते हैं। तो आपको तत्पर करने के लिए यहाँ पर एक मोटिवेशन है जो कि आपके लिए है। किसी काम की शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान तभी बन सकते हैं जब काम की शुरुआत होती है। जब आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हो, आप जरूरी नहीं है कि आप महान बनोगे, लेकिन आपको उस काम को शुरू करना जरूरी है। तो आज ही हम नई शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फटाफट से सभी प्यारे परीक्षार्थी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे यस मैम वी आर रेडी टू रॉक ऑन, और फिर उन्हीं सभी बच्चों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। गुड़िया, हैरी पॉटर, प्रतिमा, राधा, आकाश, बिल्कुल सभी को हेलो, सभी को हाय। और याद रखिए ये क्लास फोकस करिए रीड को पर, लेकिन जिन भी एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी एग्जाम्स यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कि यूपी सुपर, यूपी एचटेट, आपका एमपी टेट, आपका झारखंड टेट, सभी में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि आप देखिए, और प्रश्नों के अनुसार ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आसान क्वेश्चंस भी होंगे और धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। आइए बताइए क्या होगा पहले प्रश्न का आंसर। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है? जो एक साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से, और आप गारंटीड मानिए अगर आपने मेरी पूरी क्लास देख ली है तो आपको हर बारीकी, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। एमसीक्यू के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ठीक है, और फायदा उठाइए, यहां पर जुड़िए। ओके जी, चलिए पहला प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकी प्लस लोगस से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये क्या है? ये लेटिन भाषा का शब्द है, ये लेटिन लैंग्वेज का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। अब जो मैंने आपको कहा साइकी प्लस लोगस, और मैंने कहा ये लेटिन भाषा का शब्द है, तो इसको समझेंगे इस एक्सप्लेनेशन से। देखिएगा, शाबाश, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही मैं यहाँ पर हर कंटेंट को क्लियर करने वाली हूँ। आपको साइकोलॉजी का मतलब अगर नहीं पता है तो अगर ये क्लास आपने देख ली तो आपको साइकोलॉजी की हर बारीकी, साइकोलॉजी कहाँ से निकल कर आया, साइकोलॉजी को कब मॉडर्न साइकोलॉजी कहा गया यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान कहा गया, साइकोलॉजी का कब प्री साइंटिफिक पीरियड था
यानी कि पूर्व वैज्ञानिक काल था। कब साइकोलॉजी का वैज्ञानिक काल था, साइकोलॉजी के लिए किन किन मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी अपनी डिफाइंस दी है, सब कुछ बताऊंगे आज की क्लास में। तो इसीलिए जुड़िए बेटा, सीखिए और अपनी नॉलेज को बेहतर कीजिए। शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो साइकोलॉजी शब्द है वो साइकी प्लस लोगस से बना है। साइकी का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहा गया था, और आत्मा का अध्ययन कहने वाले थे कौन, यहाँ पर एरिस्टोटल और प्लेटो। एरिस्टोटल ने तो आत्मा का अध्ययन कहा, लेकिन प्लेटो ने इस पर प्रयोग किया। प्लेटो ने इस पर प्रयोग करके बताया कि हाँ जी बिल्कुल, ये आत्मा का अध्ययन है। आत्मा आपके अंदर होती है ना, आत्मा का अध्ययन है। शुरुआत में इसे आत्मा का अध्ययन कहा गया क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति आपकी फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से हुई थी। एक क्वेश्चन आपका फ्री फोकट का ये रहा, और एक क्वेश्चन का आपका ये रहा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, इससे बाहर पेपर में नहीं आता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। फिलोसोफर कौन कौन थे, विचारधारक कौन कौन थे जिन्होंने कहा कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन है। तो एरिस्टोटल और प्लेटो, अरस्तु और प्लेटो कहा जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो शरीर के अंदर है, तो जो शरीर के अंदर है उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो इस विचारधारा को भी नकारा गया, इस विचारधारा को भी नकारा गया। और यहां पर इस रिलेटेड क्वेश्चंस और है, करिए, शाबाश। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और है, सबको यहां पर पूरा मौका दिया जाएगा। आप अगर आज की क्लास देख लेते हैं, साइकोलॉजी कहां से निकल कर आई, किस तरीके से परिवर्तन हुए, ये सब आपको आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। आइए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। जो मनोविज्ञान शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताइए। आसान प्रश्न है, सभी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, बहुत बढ़िया। तो यूपी सुपर वाले भी जुड़ जाइए। चलिए, तो यहां पर इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक के शब्द साइकी प्लस लोगस से हुई है। यहां पर 5वें ऑप्शन में दिया गया है अनआंसर्ड क्वेश्चन, कि जिनका आप आंसर नहीं कर सकते, जिनका आंसर आप नहीं करना चाहते, बेसिकली आप इसको लगाइए, क्योंकि रीट में कहा गया है कि आपने 10% से ज्यादा ऑप्शन को छोड़ के नहीं आना। तो जब आपने 10% से ज्यादा ऑप्शन को छोड़ के नहीं आना है, तो इसीलिए आप इस पर क्लिक करिएगा अगर आप कोई भी आंसर नहीं लगाना चाहते। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो पहला है, और सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ग्रीक वर्ड है साइकी प्लस लोगस से बनके ये बना है। बहुत बढ़िया, लैटिन भाषा का शब्द है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, बात करते हैं तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल जी प्रतिमा जी, लेवल 2 यानी कि आप लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, सबको आपको फायदा मिलेगा, और अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। आप चलिए आगे देखिए, लेटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है। जो आपको लेटिन शब्द दिखा था साइको, उसका अर्थ क्या है, साइकी का अर्थ क्या है, बताइए एवरीवन। देखते हैं कितने बच्चे बेनिफिशियरी के साथ आंसर देंगे, बढ़िया तरीके से आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है वो है आपका चौथा, दैट इज सोल। यहाँ पर साइकी का मतलब था सोल, यानी कि स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। क्या आपको पहली विचारधारा जो कि दी अरस्तु और प्लेटो ने, क्या आपको ये बात समझ आ गई कि सबसे पहले साइकोलॉजी को कहा गया था आत्मा का अध्ययन। अब आया विचारधारा में बदलाव, तो यहां पर फिर आया विचारधारा में बदलाव, और दूसरी विचारधारा आई साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान को कहा गया स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि मन का अध्ययन। मन का अध्ययन कहने वाले कौन थे, हॉब्स, कैंट, ह्यूम, जॉन लॉक। यहाँ पर 17 से 18वीं शताब्दी के दौरान मनोविज्ञान को शोध का केंद्र माना गया, और यहां पर कहा गया कि आत्मा कुछ नहीं होती, ये मन है, मन का अध्ययन है। आपके जो मन, आपके जो माइंड होता है, ये उसका अध्ययन है। तो दूसरी विचारधारा क्या आई, साइकोलॉजी को कहा गया मन का अध्ययन। किसने कहा,
हॉब्स, कैंट, ह्यूम और जॉन लॉक। यहाँ पर जॉन लॉक से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप बात करें। जॉन लॉक जो कि एम्पिरिसिज्म को फॉलो करते थे, प्रत्यक्षवाद को फॉलो करते थे, वो कहते हैं कि बच्चा टेबुला रासा के साथ पैदा होता है। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, यानी कि कोरी पट्टी। अब ये ब्लैंक स्लेट में जो भी आप लिखेंगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा, इसको कहते हैं जॉन लॉक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1870 तक ये विचारधारा को कायम रही, लेकिन फिर बदलाव आया। याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनेंगे। 1870 तक की विचारधारा रही, फिर बदलाव आया। देखिए 1878 तक तो इस माइंड को माना गया, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 1878 तक तो इसको, इस विचारधारा को माना गया, लेकिन फिर से बदलाव आया और फिर आए विलियम वुंट। विलियम वुंट ने कहा कि ये तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग की बात है, इसीलिए 1878 के बाद वैज्ञानिक काल शुरू हो गया मनोविज्ञान का, यानी कि साइंटिफिक पीरियड शुरू हो गया मनोविज्ञान का। इससे पहले का जो पीरियड था 1878 1879 में शुरू हुआ था ये, 1878 तक मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल चल रहा था, यानी कि प्री साइंटिफिक पीरियड चल रहा था। क्या आपको समझ में आ गई है? क्या आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1870 तक कायम रही, फिर इसमें भी बदलाव आया। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन करो, शाबाश, करो करो, शाबाश। करिए करिए करिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, फिर मानव का विज्ञान माना गया, जिसका स्वरूप क्या था? सबसे पहले सोल कहा, फिर माइंड कहा। तो इनका स्वरूप क्या था? जो पहले सोल कहा गया फिर माइंड कहा गया, इन दोनों का नेचर क्या था? ये तो भाई अमूर्त था। चाहे मन का अध्ययन करो चाहे आत्मा का अध्ययन करो, ये क्या है? ये अमूर्त है। तो अब मुझे बताओ इन चारों में से क्या होगा सही आंसर? शाबाश, सभी ने कमेंट करना है। क्या ये ऑब्जर्वेबल होता है? क्या ये अप्रत्यक्षणीय और दर्शनीय होता है? क्या ये दर्शनीय होता है या फिर अप्रेक्षणीय और अदर्शनीय होता है? या फिर आप इसका आंसर नहीं दोगे, वो तो बकवास ऑप्शन है, सिर्फ आपको हेल्प कर रही हूं मैं क्वेश्चंस को समझने में। बताइए क्या होगा? भाई सोल को आप देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और सोल जो होता है वो इनविजिबल है। वैसे ही माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और माइंड क्या है? इनविजिबल है। तो सोच समझ के आंसर दीजिए। साइकोलॉजी को पहले आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान, और फिर मन का विज्ञान, मन का अध्ययन कहा गया। अब इनको, इन दोनों के नेचर में क्या था बताइए? प्रतिमा सिंह ने कहा मैं फोर्थ का डी होगा, जितेंद्र कह रहे हैं मैं फोर्थ का डी होगा। भाई बाकी भी कमेंट करें। कोमल भी कह रही है फोर्थ का डी होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेक्षणीय का मतलब होता है जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो भाई आप मन को और आत्मा को नहीं देख सकते, ये भी दर्शनीय नहीं है, विजिबल नहीं होता, दर्शनीय नहीं है। तो ये आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ है कि जो सोल और माइंड की आप बात कर रहे हो ये अनऑब्जर्वेबल है, और ये क्या है? इनविजिबल है, आप इसको देख नहीं सकते थे। क्या आपको समझ में आ गया? फटाफट से क्वेश्चन कीजिए। यहां पर क्लियर हुआ? इसका फोर्थ बिल्कुल क्लियर है बेटा जी। जो केवीएस और DSSS की तैयारी कर रहे हैं वो सभी परीक्षार्थी मेरे साथ 3 बजे 3 o'clock कनेक्ट करें। यहीं पर यूट्यूब पर आपको 3 बजे मैं आपको केवीएस DSSS जैसे एग्जाम्स के लिए मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगर आपको फैक्चुअल चीजें पढ़नी है, अगर आपको कंटेंट पढ़ना है, तो आप सुबह 11 बजे आ जाओ। और अगर आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, इसके प्रैक्टिस भी तो करनी होती है, मिक्स क्वेश्चन करने हैं, तो आप शाम को 3 बजे आ जाओ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न को कवर करो। द व्यू ऑफ चाइल्ड माइंड एज अ टेबुला रासा emphasize the role of dash in shaping a child development। टेबुला रासा की बात जो कि जॉन लॉक ने करी थी, में एक बच्चे के मस्तिष्क का अवलोकन बच्चे के विकास को आकार देने में डैश की भूमिका पर बल है।
यहाँ पर किसकी भूमिका पर बल दिया है? जॉन लॉक ने टेबुला रासा में। बताइए, जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे को जैसा आप एनवायरनमेंट दोगे, जैसा आप वातावरण दोगे, जैसा आप एक्सपीरियंस दोगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस देने की बात है, हेरिडिटी, जीन्स, क्रोमोसोम्स नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ए, दैट इज अनुभव। तो जॉन लॉक कहते हैं कि एक टेबुला रासा, एक खाली पट्टी होती है बच्चा, अब उस पट्टी पे जो भी आप लिख देंगे, जैसा आप एक्सपीरियंस देंगे, बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ए, दैट इज एक्सपीरियंस। किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट्स करके अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट की। अब मैंने आपको कहा था कि 1878 तक तो कोई भी साइंटिफिक लेबोरेटरी नहीं बनी थी, कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। मैंने आपको कहा था ना अभी, 1878 को कहा जाता है प्री साइंटिफिक पीरियड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि पूर्व वैज्ञानिक काल किसका? मनोविज्ञान का। लेकिन अब 1879 में ऐसा क्या हुआ कि साइकोलॉजी को कहा 89 में, और इसी 1879 को कहा जाता है जन्म वर्ष एवं विलियम वुंड को मन एवं प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। मन एवं प्रायोगिक मनोविज्ञान यानी कि फादर ऑफ माइंड और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है विलियम वुंड को। विलियम वुंड ने क्या किया था? विलियम वुंड ने लिप्जिंग जर्मनी, जिसको आप कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं, उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मनोविज्ञान पर, और मनोविज्ञान की लेबोरेटरी स्थापित की थी। ये रहे आपके विलियम वुंड। विलियम वुंड कंबाइंड फिलोसफी और फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की शुरुआत विलियम वुंड के द्वारा की गई थी, जिसके अंदर लिप्जिंग जर्मनी, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की थी। ठीक है, कर लेंगे, इजी है, आगे बढ़िए। अब विलियम वुंड से क्वेश्चन आएगा। देखिए, जो मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब प्रारंभ होता है? बताइए, मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल है, जो मॉडर्न पीरियड है, जिसको मैंने कहा था ये आपका साइंटिफिक पीरियड है, ये कब शुरू होता है? फटाफट से आंसर दीजिए एवरीवन। सुग्रीव, गुलशन, प्रतिमा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप इस सुबह 11 बजे आप लोग मेरे साथ कंटेंट पढ़िए, और शाम को 3 बजे आप लोग मिक्स क्वेश्चन कीजिए। अगर आप यही क्लासेस ले लेते हैं तो जो बच्चे साइकोलॉजी में जीरो है वो हीरो बन जाएंगे। तो जीरो से हीरो की सीरीज यहाँ पर चल रही है आपके लिए। चलिए, तो अभी बिल्कुल सही बताया, सभी ने सही बताया कि 1879 से मनोविज्ञान को मॉडर्नाइज कर दिया गया और इसको साइंटिफिक पीरियड यानी कि वैज्ञानिक काल कहा गया। किसका? मनोविज्ञान का। याद रखिएगा बिल्कुल जी। एमपी टेट के लिए जुड़िए सुग्रीव, आपका फायदा रहेगा। आगे बढ़िएगा। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी बिल्ड? साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की गई? बताइए, साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की गई? आंसर बताएंगे। 1600, 1700, 1800 और 1879 एडी में, यानी कि आफ्टर दैट 1879 ईस्वी में साइकोलॉजी की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला शुरू की गई। ऑप्शन नंबर 4 कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8। चलिए, किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? Who established the first psychology laboratory at a University of Leipzig, Germany? बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो याद हो रहा है
और बढ़िया तरीके से आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं। बताइए, जेबी वॉटसन, इसको आप जेबी वॉटसन कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रांसिस गेल्टन, विलियम वुंट, विलिहम है ये, विलहम है ये, विलहम वुंट, और जेम्स ट्रूवर, और अनआंसर्ड, आंसर नहीं करना चाहते हो तो बता ही दो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, विलियम वुंट है, ये विलहम है, ये मिस प्रिंटिंग है लिखने में, विलहम वुंट है ये। विलियम वुंट ने ही क्या किया था, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, कर लेंगे, आसान है। जेबी वॉटसन को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले बिहेवियरिज्म, सबसे पहले व्यवहार का अध्ययन किया था जेबी वॉटसन ने, तो यहाँ पर इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। फ्रांसिस गेल्टन ने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस पर शोध किया था, तो इनको फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कहा जाता है। तो ये भी बारीकी आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, हमने दो विचारधाराएं पढ़ी और तीसरी हमने पढ़ी कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो गए साइकोलॉजी के अंदर। अब क्या हुआ, इसके बाद आपका प्री साइंटिफिक पीरियड, बताइए पूर्व वैज्ञानिक काल किसको माना जाता है। ये क्वेश्चंस आपके रीट के और एमपी टैट के अंदर आए हुए हैं। प्री साइंटिफिक पीरियड, पूर्व वैज्ञानिक काल जो है वो किसे माना जाता है, प्री साइंटिफिक पीरियड, पूर्व वैज्ञानिक काल। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही से आंसर देंगे। पूर्व वैज्ञानिक काल किसे माना जाता है, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी, 1878, बताइए तक। गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है और सब बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फोर्थ, टिल द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, स्पेशली 1878, 19th शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक ही प्री साइंटिफिक पीरियड माना गया है मनोविज्ञान का, यानी कि पूर्व प्री साइंटिफिक यानी कि पूर्व वैज्ञानिक काल माना गया है मनोविज्ञान का, याद रखिएगा। अब हम बढ़ जाएंगे आगे। अब क्या हुआ, अभी तक आपने पढ़ा साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, लेकिन अब बदलाव आया। अब क्या हुआ, तीसरी जब मनोविज्ञान के प्रयोग होने लगे उसी पर ही आपके कहा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो चेतन अनुभूति का विज्ञान है, यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात करते हैं। और चेतन अनुभूति को क्रिटिसाइज किसने किया था, ये रीट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला मैंने, चेतन अनुभूति यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने फिर अभी यहाँ पर तीन तरीके के अनुभूतियों की बात की। यहाँ पर कहते हैं ये चेतन अनुभूति की बात करते हैं, अचेतन अनुभूति की बात करते हैं और अर्धचेतन अनुभूति की बात करते हैं, यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस और सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात ये करते हैं। तो ये तीन एक्सपीरियंस की, तीन अनुभव की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड को भूल गए तो एक दो नंबर कट सकता है आपका, तो इसलिए सिगमंड फ्रायड को भी नहीं भूलना। मैंने कहा कि तीसरा आपका जो स्कूल आया, बेसिकली तीसरा आपको जो बदलाव आया वो था कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और इसके अंदर आपके दो स्कूल्स आए थे। एक तो संरचनावाद, जिसके अंदर ऑलरेडी विलियम वुंट और टिश्नर थे, जो कहते थे कि व्यक्ति इन सभी अभौतिक तत्वों को जानने के लिए, उन्हें अपने विचारों को जानने के लिए वस्तुनिष्ठ चिंतन को सीखना होगा। तो ये वस्तुनिष्ठ चिंतन यानी कि ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की बात करते थे। इसके अंदर कौन से आइडियोलॉजी के दो सॉरी मनोवैज्ञानिक थे, विलियम वुंट, ये विलियम है, विलियम वुंट और टिचनर। और वहीं पर इसके अंदर दूसरी विचारधारा आई जो कि था फंक्शनलिज्म यानी कि प्रक्रियावाद। प्रक्रियावाद कहते थे कि अपने एनवायरनमेंट में अनुकूलित और समायोजित होकर आपने प्रयोग करना है। जो भी आपके आसपास तत्व है ना, उनका प्रयोग कीजिए। और इसके प्रयोग करने के लिए यहाँ पर जो सपोर्टर्स थे वो थे तीन, विलियम जेम्स, ये विलियम है, वो विलियम था, ये विलियम है। तो विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को पढ़ते हो आप,
फादर ऑफ एडोलेसेंस यानी कि आपके किशोरावस्था के जनक। बेसिकली किशोरावस्था बुक भी इनके द्वारा ही लिखी गई। जॉन ड्यूवे प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, और विलियम जेम्स को फादर ऑफ फंक्शनलिज्म यानी कि प्रक्रियावाद के जनक कहा जाता है। याद रखेंगे या भूल 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 जाएंगे? आज से अगर आप क्लास ले लेते हैं तो आप मानेंगे नहीं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और एक बेस मैं आपका पकड़ के चलूंगी, रेगुलर आइए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे अगर आज कमेंट्स बॉक्स में 20 से ज्यादा कमेंट्स में लिखा हुआ मिलेगा कि वी वांट पीडीएफ, ओनली 20 कमेंट्स, मोर देन 20 कमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखा मिलेगा मोर देन 20 कमेंट्स करेंगे हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ में दूंगी, वरना भूल जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद है और फंक्शनलिज्म है आपका ये सब। ठीक है, अब कमेंट्स नहीं करेंगे, अब करेंगे आंसर। चलो आइए। Which of the following psychologists is not related to functionalism? निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियावाद से संबंधित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियावाद से संबंधित नहीं है? बताइए ना, फटाफट से आंसर दीजिए, बताइए फटाफट से। फंक्शनलिज्म यानी कि प्रक्रियावाद से संबंधित कौन से साइकोलॉजिस्ट नहीं है? देखिएगा, ईबी टिश्नर जो है वो अभी अभी मैंने आपको कराया ही था। ये स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद से संबंधित है। अनआंसर्ड नहीं, विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवे, जेम्स आर एंजल। लेकिन जो टिश्नर है वो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद संबंधित है। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ईबी टिश्नर, क्योंकि गलत वाला ही पूछा गया था। तो इसका चौथा इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं अपने चौथे, जो कि आखिरी विचारधारा थी और अभी तक भी ये विचारधारा मनोविज्ञान की चल रही है। और ये विचारधारा थी बिहेवियरिज्म की यानी कि व्यवहारवाद की। इसके अंदर कहते हैं कि बच्चों की, बेसिकली बिहेवियरिज्म में कहा गया है स्टडी ऑफ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन और जानवर के, किसी भी जानवर के व्यवहार के अध्ययन को यहाँ पर व्यवहारवाद की श्रेणी में रखा गया है। व्यवहार और अनुभव से कोई भी ज्ञान व्यवहार विकसित हो सकता है। ये कहते हैं व्यवहार भी बदलता है और बच्चे की आईक्यू को, इंटेलिजेंस कोशेंट को भी, बुद्धि लब्धि को भी हम बदल सकते हैं। और जैसा वातावरण देंगे बच्चा वैसा ही होगा। ये कहते हैं बच्चे को जैसा वातावरण देंगे बच्चा वैसा ही होगा। तो बच्चे को कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को दीजिए वातावरण। यहाँ पर कहते हैं जो बिहेवियर होता है उसके अंदर 3 पक्षों की बात होती है, क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे की बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर कहते हैं कि जो बच्चे का व्यवहार है उसका अवलोकन और उसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चे को ऑब्जर्व करो और एक्सपेरिमेंटल मेथड से बच्चे को आप इस्तेमाल करो। यहाँ पर इसके 3 सपोर्टर थे, जेबी वॉटसन। इन्होंने सबसे पहले व्यवहार की जांच की, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के जनक इनको कहा जाता है। इवान पेवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन की बात की और बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात की। ये सारे के सारे ये जो चैप्टर्स हैं इन सभी के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, तो चिंता ना करें, बस आप रेगुलर रहें, आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। आइए अब बिहेवियरिज्म की बात थोड़ी बहुत करेंगे। आइए पहला ये प्रश्न पढ़िए बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, 11वां प्रश्न। टोटल में 25 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं और सब क्वेश्चन बढ़िया हैं। चलिए चलिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है, ये किसने कहा? बताइए किसने कहा? मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का आपका शुद्ध ज्ञान है।
ये किसने कहा? तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा सी, और इसका भी आंसर है सी, वॉटसन। जेबी वॉटसन, जिनको कहा जाता है व्यवहारवाद के जनक, उन्होंने ये कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अभी मैं जब आपको क्लास खत्म करने वाली होंगी तो लास्ट में 5 क्वेश्चंस मैं आपको फैक्ट्स के बताऊंगी, डिफाइंस के बताऊंगी, और रोज मैं ऐसा ही करूंगी। फैक्ट्स के मैं हमेशा लास्ट में बताऊंगी, और वो फैक्ट वाले क्वेश्चंस आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि जितना आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि वो डिफाइन है, अब ये भी डिफाइन है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। साइकोलॉजी को कहा गया प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, किसने कहा? जेबी वॉटसन ने कहा। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं इनमें फैक्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा पूछता है, वो इस टाइप की डिफाइंस भी वो पूछता है और आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है जी, तो इन पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्या है? साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट व्हाट? जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके का साइंस है, बताइए। जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके का साइंस है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, पशु व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? या फिर उत्तर आप नहीं लगाना चाहेंगे? आज रीड की पहली क्लास थी तो मैंने आपको यहाँ पर फिफ्थ भी करा दिया, फिफ्थ भी डाल दिया है, तो अब आप धीरे धीरे करके परिचित हो जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग फिफ्थ ऑप्शन को हटा दिए करेंगे, क्योंकि ये आपको फिफ्थ क्वेश्चन का मतलब होता है जब आप आंसर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा इसका, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। सुग्रीव ने कहा मैम सी होगा, प्रतिमा कह रही मैम ए होगा। तो अभी मैंने आपको बताया जो साइकोलॉजी होती है उसके अंदर आप सिर्फ मानव के व्यवहार का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर आप जानवर एनिमल के बिहेवियर का भी अध्ययन करते हैं, पशु के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सी कह गए वो बिल्कुल सही है, मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों का ही अध्ययन करते हैं। आपको क्या याद है पैवलोव की थ्योरी? पैवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जिसके अंदर डॉग पर अपना शोध किया। यहीं पर आपको याद होगा स्किनर की थ्योरी, स्किनर ने रैट पर और पिजन पर अपना प्रयोग किया, यानी कि चूहे और कबूतर पर। यही आपको याद होगा थॉर्नडाइक की थ्योरी, थॉर्नडाइक ने म्याऊ म्याऊ यानी कि बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। वहीं आपको याद होगा कोलर की थ्योरी, कोलर ने यहाँ पर चिंपैंजी पर, यानी कि आपके चिंपैंजीज का नाम सुल्तान था, उस पर प्रयोग किया। तो मनोविज्ञान पर सिर्फ मानव पर नहीं बल्कि पशुओं पर, जानवरों पर भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा। जो तीसरा दे गए वो बिल्कुल सही दे गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न, अभी थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगी क्योंकि सिर्फ आसान ही नहीं, आपको हर तरीके से प्रश्न आने चाहिए। आगे बढ़िएगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। जो आधुनिक मनोविज्ञान है उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना है, बिल्कुल माना है व्यवहार का अध्ययन। तो आप मुझे बताइएगा कि व्यवहार का जो अध्ययन माना है मनोविज्ञान ने, तो वो क्यों माना है बताइए। एक ठोस और अनऑब्जर्वेबल है, अप्रेक्षणीय नहीं है, प्रेक्षणीय है और इनविजिबल, इनविजिबल भी नहीं है, अप्रेक्षणीय है और दर्शनीय है। तो ये अप्रेक्षणीय नहीं है, ये ठोस और प्रेक्षणीय पहलू है। ठोस मतलब कॉन्क्रीट, और प्रेक्षणीय यानी कि ऑब्जर्वेबल। देखिए जब आप व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं आप उसको, कॉन्क्रीट फॉर्म है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब मैंने व्यवहार में ऐसे किया ये आपको दिखाई दिया, मैंने ऐसे किया ये आपको दिखाई दिया। तो जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं वो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो कॉन्क्रीट है, वो ठोस है, वो आपके सामने प्रेजेंट है, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? चौथा। ठोस है और प्रेक्षणीय है पहलू माना जाता है। कर सकते हैं, आसान है। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। देखिए न्यू ईयर आ चुका है और न्यू ईयर पे आप सभी के लिए सेल लाई गई है। यहाँ पर न्यू ईयर पे आपको हमारे सभी कोर्सेज पर दिया जाएगा 51% का डिस्काउंट। यहाँ पर बैच देख लीजिए, बीपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, सीटैट और बीएस टैट, यूपी टैट, जे टैट और यूपी सुपर, क्या आपकी क्लासेस पेड में चल रही है। आप कूपन कोड यूज कीजिए न्यू 2025 और हमारे साथ फायदा उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14।
14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजी में कौन सा गलत है बताइएगा। साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन सा नहीं है? हमने साइकोलॉजी की 4 विचारधारा पढ़ी थी, आपको याद है? 4 विचारधाराओं में से कौन सी यहाँ पर नहीं है जो लिखी गई है, बताइए। देखिए, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, मन का विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया, लेकिन तर्क का विज्ञान कहीं पर भी साइकोलॉजी को नहीं कहा गया। साइंस ऑफ लॉजिक कहीं पर भी साइकोलॉजी को नहीं कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो जो सेकंड बच्चे हमारे दिए गए हैं वो बिल्कुल सही कह गए हैं। तर्क के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी नहीं है, मनोविज्ञान नहीं है। अगर आप तर्क करना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग करनी होगी, यानी कि काजल मैम की क्लास करनी होगी, जो कि मुझसे पहले यानी कि 10 बजे होती है। तो तर्क साइकोलॉजी में नहीं होता है, साइकोलॉजी में सब होता है लेकिन तर्क नहीं होता। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, मनोविज्ञान का बंजर काल किसे माना गया? बंजर यानी कि इस टाइम पर मनोविज्ञान का कोई प्रयोग नहीं हुआ, इस टाइम पर मनोविज्ञान की कोई भी सिद्धांत निकाले नहीं गए। तो मनोविज्ञान का बंजर काल किस साल को कहा जाता है बताइए। मनोविज्ञान का जो बंजर काल है वो किस साल को कहा जाता है? यहाँ पर इसका फैक्चुअल आंसर है, और ये 1890 से 1905 इसका सही है। फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो यू शुड रिमेंबर, आप याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी अब क्या है, जो आपका मनोविज्ञान है वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आप यूज करते हैं। एक होती है आपकी प्योर साइकोलॉजी और एक होती है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड मतलब जो भी सिद्धांत है आप उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर ही, ध्यान से सुनेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर ही आपका जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आती है ये अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर ही आप पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ध्यान से सुनेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आती है अप्लाइड साइकोलॉजी, और अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के अंदर आप पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों को सिखाने में, बच्चों को पढ़ाने में करेंगे, उसी को हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। समझ में आया? अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आप ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे जो हम रेगुलर आगे पढ़ते रहेंगे, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब इसी के अंदर हम बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान की। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है। इसका उद्देश्य शिक्षण और सीखने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के ज्ञान को करना है। यहाँ पर जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन कीजिएगा और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। शाबाश। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अच्छे ढंग से प्रकट करता है बताइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब वो ये फैक्चुअल था, ये फैक्चुअल नहीं, सॉरी, ये अप्लाइड था, तो मैंने यहाँ पे अनआंसर का नहीं डाला। ठीक है, चलिए। यह व्यक्ति के मत के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना है बताइएगा। सिंह संध्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। सिंह संध्या, दोबारा से आप सही आंसर दिया है, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? यहाँ पर हम शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार देते हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस देते हैं हम एजुकेशन को। बेसिकली एजुकेशन के अंदर हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। कहने का मतलब क्या है, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं,
तो उस दौरान सिलेबस का भी यूज है, करिकुलम का भी यूज है। तो उस दौरान हम बच्चे को जानने के बाद ही हम बच्चे को सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी ने ही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को मान्यता दी है। उसी को लाने का काम भी एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान करता है। ठीक है जी। तो आइए शैक्षिक मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। आइए प्रश्न नंबर 17। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है बेटा जी, तो सिर्फ आपने लाइव नहीं आना बल्कि आपने क्लास को लाइक भी करना है। तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से क्लास को लाइक जरूर कर दें। शाबाश। चलिए प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेदन पर होता है? द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। साइकोलॉजी और पेडागोजी के इंटरसेक्शन पे किसका इस्तेमाल होता है? बताइए, आसान है। चलिए विकास जी, मैं जो हूँ मैं घर से ही पढ़ाती हूँ, तो पटना का सेंटर तो मुझे नहीं पता है। अगर आपको कोई भी हमारे सेंटर की ज़रूरत है, बेसिकली हम लोग सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको हमारे कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे इंक्वायरी पर कॉल करके सारी इन्फो ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा कि साइकोलॉजी और पेडागोजी, पेडागोजी मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना कैसे, यानी कि एजुकेशन बच्चों को कैसे प्रोवाइड करनी है। तो ये होती है कि इसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर। आसान था क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, 18th क्वेश्चन। साइकोलॉजी हैज मेड एडुकेशन व्हाट। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? एजुकेशन ने साइकोलॉजी ने एजुकेशन को क्या बना दिया है? बताइए। अभी अभी मैं आपको बताई थी ये बात कि साइकोलॉजी जो कि बच्चों के अध्ययन करने के बाद बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी ने, मनोविज्ञान ने शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित बना दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया है। ऑप्शन नंबर 3 चाइल्ड सेंटर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 चाइल्ड सेंटर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यचर्या केंद्रित नहीं होगा। इसका तीसरा बिल्कुल सही है, चाइल्ड सेंटर्ड। अब अगर चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है, तो जो भी गतिविधियां क्लासरूम में कराई जाएंगी, कक्षा में कराई जाएंगी, वो सब बच्चों के अनुसार ही होगी, बच्चों की आवश्यकताओं के, बच्चों की रुचियों के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। तो आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? अगर आप एक टीचर हैं तो एक टीचर के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? बताइए। एक टीचर के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? बताइए एवरीवन। सेल्फ नॉलेज एंड प्रिपरेशन और नॉलेज ऑफ द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, या बोथ ऑफ द अबव, वन और टू रॉन्ग और अनआंसर्ड। बताइए। और फटाफट से लाइक जरूर करें बेटा जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? जब टीचर मनोविज्ञान का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पर वो खुद की, क्योंकि देखिए बच्चों को जानेगा, बच्चों की वीकनेस को भी जानेगा, डायग्नोस करने की बात भी होती है। तो यहाँ पर जब बच्चों की वीकनेस को जानेगा तो उसको ये भी पता लगता है कि उसके पढ़ाने के तरीके में कहाँ पर चेंज लाने की जरूरत है। तो वो अपनी स्वयं की ज्ञान और जानकारी की तैयारी भी करेगा और यहाँ पर अब बच्चों की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखेगा। तो ए और बी दोनों ही सही थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। इनमें से आपके तीनों ही बिल्कुल सही है। बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 20। एक देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, वो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको अभिप्रेरित करती है, अलग अलग थ्योरीज भी बनाती है, डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के विकास पर ध्यान देती है, असेसमेंट यानी कि बच्चे का आकलन करती है,
कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि बच्चों को सहभागिता देती है और बच्चों को एंगेज करती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, सीखने में वो एंगेज करती है, उनकी सहभागिता को दिखाती है। तो ये सब काम आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। और याद रखने वाली बात क्या है, जो भी आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी ही होती है। तो जो आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास, लर्निंग अधिगम, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस यानी कि आपकी बुद्धि और एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ये सभी आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। समझने वाली बात ये भी है। ठीक है जी, चलिए आप क्वेश्चंस कीजिए। शाबाश एवरीवन। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है भाई? आप किसको पढ़ा रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट है? अगर मेरे पास बच्चे ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी किसको? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को फोकस करते हैं, बाल केंद्रित मूल्यांकन आकलन को फोकस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा? कमेंट करके बताइए ना एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा? शिक्षार्थी होगा, यानी कि लर्नर होगा। लर्नर की जगह पर चाइल्ड लिखा है, लर्नर की जगह पर स्टूडेंट लिखा है, तो ये सब कुछ वही सेम होता है। ठीक है जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चौथा, दैट इज लर्नर। ठीक बात। आगे बढ़िएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कम से कम 2 गुणों का होना अनिवार्य है। एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 क्वालिटीज। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई 2 क्वालिटी होनी बेहद जरूरी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सी 2 क्वालिटी होनी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में जरूरी है, बताइए। विश्वसनीयता एवं समानता, वैधता एवं सटीकता, संकीर्णता, विश्वसनीयता एवं अस्पष्टता और विश्वसनीयता एवं वैधता। बताइए, कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जहां पर हम बच्चों की नीड्स का, बच्चों के इंटरेस्ट का, बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की एबिलिटी का ध्यान रखते हैं, वही हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो सभी बच्चे लोग कमेंट करें। और अगर क्लास पसंद आ रही है, कुछ ना कुछ सीखकर, अगर 10% भी सीखकर जा रहे हैं, तो आप क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर जाएं कि आपको पीडीएफ चाहिए। फिर मैं पीडीएफ का अरेंजमेंट कराऊंगी। आज तो रीड की पहली क्लास है, आपको इसके बाद लगातार क्लास मिलेंगी। और सिर्फ रीड के लिए ही नहीं, सभी टेट एग्जाम्स के लिए अच्छी क्लास है, जरूरी क्लास है, तो आप जरूर लें। तो यहाँ पर अच्छा आंसर दिया आपने। ऑप्शन नंबर 4, विश्वसनीयता और वैधता यानी कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी सभी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जरूरी है। बेसिकली इन दोनों को समझिएगा। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? अगर आपने वो टेस्ट, वही सेम टेस्ट एक ही ग्रुप पर बार बार टेस्ट किया, आपने मंडे को भी टेस्ट किया, वेडनेसडे को भी टेस्ट किया, फ्राइडे को भी टेस्ट किया, वही सेम ग्रुप पर इसी टेस्ट को बार बार टेस्ट किया गया, और इसके बाद जो रिजल्ट है, जो बच्चों का परिणाम है, जो बच्चों का रिजल्ट है, अगर वो सेम आएगा तो आप कहेंगे टेस्ट जो है वो रिलायबल है। याद रखने का तरीका क्या है? आर से रिलायबल और आर से रिजल्ट सेम। तो अगर एक ही ग्रुप पर बार बार वो टेस्ट लिया गया और बच्चों का रिजल्ट जो है वो सेम आ गया, तो आप कहते हैं टेस्ट रिलायबल है। और वहीं पर वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, यानी कि जब आप स्टार्टिंग, जब भी आप कोई भी टेस्ट बनाते हैं, कोई भी करिकुलम बनाते हैं, मैं भी यहाँ पर आती हूँ, तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाकर आती हूँ कि ये पढ़ाने के बाद बच्चों को में ये चीज समझ में आ जाएगी। तो जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में उद्देश्य बनाए होते हैं, आपका जो टेस्ट होता है वो उन उद्देश्य को कितना फुलफिल कर पा रहा है। आपका जो टेस्ट है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को, वो उन उद्देश्य को कितना फुलफिल कर पा रहा है, कितना पूरा कर पा रहा है, कितना उसको अपना पा रहा है, उसके लिए आप यूज करते हैं वर्ड वैलिडिटी। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात आएगी तो वैलिडिटी, और अगर रिजल्ट सेम की बात आएगी तो रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। ठीक है जी सुग्रीव, बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप फायदे में रहेंगे, आप लेके देखिए ना एक बार। चलिए बात करते हैं, अब हम बात करेंगे फैक्चुअल बाइट्स की, यानी कि यहाँ पर मैं आपको डिफाइंस दूंगी, यहाँ पर मैं आपको फैक्चुअल, और रोज क्लास में मैं आपको फैक्चुअल बाइट्स तो दूंगी। फैक्चुअल बिट्स का मतलब क्या है कि आपको फैक्चुअल चीजें मिलेंगी, यहाँ पर डिफाइंस मिलेंगी, रोज डेली मिलेंगी, ताकि आप उनको नोट कर लें, आपने नोट्स बना लेने हैं।
ठीक है, चलिए जी। गुड्डी शाह जी, ये जो क्लास है ये फोकस कर रही है आपके रीट के एग्जाम को। बेसिकली ये रीट के एग्जाम को फोकस करते हुए क्लास है, लेकिन जो बाकी स्टेट एग्जाम है, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेट एग्जाम की बात कर रही हूँ, मैंने DSSB KVS की बात नहीं की, क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई रहता है। उनके लिए अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप शाम को 3 बजे कनेक्ट करेंगे, 3 बजे वाली क्लास आप लीजिए, जो यूट्यूब पर फ्री में आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेट एग्जाम लाइक मैं बताऊं आपको, तो MP टैट, H टैट, यहाँ पर झारखंड टैट, यूपी वाले यूपी टैट हो गया, या फिर यूपी सुपर हो गया, या आपके यहाँ पर हिमाचल का टैट है इधर, ये सारे के सारे टैट के लिए, मतलब बेसिकली जो भी स्टेट टैट एग्जाम है सभी को ये क्लास फोकस करते मैंने बनाई है, ठीक है जी। चलिए, तो अभी फैक्चुअल बिट्स की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 22, चलिए पढ़िएगा। फैक्चुअल बिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, प्रश्न नंबर 5, सॉरी 25, सॉरी 22, व्हाट अबाउट 25, 25 तो क्वेश्चन है टोटल में। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? बताइएगा, बताइएगा किसने कहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। और देखिए, ये अगर आपने सही कर लिया मतलब आपको डिफाइंस याद है, ठीक है। तो इसके लिए फटाफट से आंसर दीजिए। गुड्डी शाह जी, मेरा मकसद ये होता है, मैं बच्चे पढ़े कम लेकिन जो पढ़े वो एक्यूरेट पढ़े, ये मेरा मैटर होता है, ठीक है। तो आंसर का रिप्लाई तो यार मैं जरूर दूंगी, ऐसा कोई वो नहीं है, दोराहा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है BF स्किनर। BF स्किनर ने ही कहा था कि जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बेसिकली टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है, यानी कि शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, ये कहा था BF स्किनर के द्वारा। आगे बढ़िएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 23, 23। नीरज जी, अगर आपका स्टेट का जो BA स्टैट है, तो अगर आपका बिहार का है तो आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप बिल्कुल दीजिए एग्जाम, ठीक है, क्लियर। बाकी जो भी इन्फो है ना नीरज जी, आप हमारे इंक्वायरी पर कॉल करके एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है। चलिए, किसका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से टेबुला रासा होता है? टेबुला रासा की बात किसने की थी? टेबुला रासा, जिसको हमने कहा था ब्लैंक स्लेट, क्या कहा था? ब्लैंक स्लेट कहा था, कोरी पट्टी कहा था, इसकी बात किसने की थी बताइएगा। वेरी गुड, तो इसकी बात की थी जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन लॉक इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। जॉन लॉक इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा, प्रश्न नंबर 24, 24th क्वेश्चन, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसका मानना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कट्टू अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं? बताइए। हु बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग इज born with a good nature but bitter experiences in society makes its nature bad? किसने कहा था ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड आता है। जॉन लॉक नहीं है, इसका आंसर गलत है। 24th का जॉन लॉक नहीं है, मत दो। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, अगर आप इन फैक्चुअल क्वेश्चंस को कर जाते हैं, आप इनको सब नोट कीजिएगा, दोबारा भी मैं पूछूंगी इनको, आप नोट करते रहिए, रोज डेली फैक्चुअल बिट्स कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रूसो। रूसो ने एमाइल दिया था, रूसो की एजुकेशन को नेगेटिव एजुकेशन कहा गया क्योंकि इन्होंने शिक्षा के नेगेटिव पहलुओं पर बहुत जोर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज रूसो, इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 सेकंड, वी हैव टू अरेंज देम, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज रूसो। रूसो इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आइए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 25, 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, किसका मानना था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थकता, आक्रामकशीलता आदि गुण लिए होता है?
जो समाज द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं, फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। किसने ये बिलीव किया था? Who believe that from birth man has selfishness, aggressiveness, etc., which are controlled by society. As a result, the nature of person changes from anti-social to social. समाज में बच्चे को, पर्सन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ पर्सन देखता है। अब जो पर्सन देखता है उससे वो क्या होता है, वो सेल्फिश, एग्रेसिव, और यही एक पर्सन को एंटी सोशल से सोशल यानी कि असामाजिक से सामाजिक बनाते हैं। ये किसने कहा? तो ये कहा था मार्क स्पेंसर ने। 1 सेकंड रुकिए, इट इज आंसर स्पेंसर। मार्क स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 4 स्पेंसर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 स्पेंसर इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिए, मैंने आपको कहा ना, जो ये फैक्चुअल बिट्स आपको मिलेंगी इनको आपको नोट करना होगा और ये आपको आपके पेपर के और नजदीक ले जाएंगी। बेसिकली सारे टैट एग्जाम, सारे स्टेट टैट एग्जाम की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो स्पेंसर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। आज क्लास थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये प्रतिमा कह में हिंदी में नहीं था, ऐसा हो सकता है हिंदी में ना हो, मैंने तो हिंदी में लिख दिया था। ठीक है जी, चलो। तो फिर अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है और अगर आप मेरे साथ पेड क्लास में, ये तो एक बोलते नहीं, यहाँ पर तो क्वेश्चंस मैं ज्यादा कराती हूँ, लेकिन पेड क्लास में आपको पूरा कंटेंट प्रॉपर मिलता है। तो अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप हमारे साथ पेड क्लास में कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने के लिए हमारे इंक्वायरी नंबर्स जो कि नीचे चल रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे कल। कल हम बाल विकास की वृद्धि और विकास की शुरुआत करेंगे, तो क्लास कल की इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरी की पूरी क्लास देखिएगा, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यू वांट पीडीएफ और नॉट, और फिर मैं आपको कल पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है जी, तो कल पीडीएफ लेने के लिए आप जुड़िए, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस आई वांट पीडीएफ, या फिर लिखिएगा वी वांट पीडीएफ। चलिए, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम 11 o'clock। और हाँ, अगर आप केवीएस और DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप शाम को 3 बजे भी कनेक्ट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का, एंड बाय बाय।